प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, हम लोग पढ़ रहे थे स्थानीय स्वशासन विषय को और उसमें हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसने नगरीय स्तर पर स्थानीय शासन को महत्वपूर्ण ढंग से, प्रभावी ढंग से लागू किया। क्या प्रावधान है, क्या चीजें हैं, इन्हें देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 सुमेलित करने के दृष्टिकोण से भी आ जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। क्या बताया गया है संविधान संशोधन में? इस अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। अक्सर ये पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 9A जोड़ा गया, जिसका नाम नगर पालिकाएं रखा गया। जैसे अभी हमने वहां पढ़ा था पंचायतें, वैसे यहाँ पर नाम क्या रखा गया? नगर पालिकाएं। ये भी सम्मिलित करने के लिए कई बार प्रश्न आया है, जो कि अनुच्छेद 243P से 243Z(G) में वर्णित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कम पूछा गया है, लेकिन पूछा ये भी गया है। तथा उसके अलावा संविधान में उनके कार्यों से संबंधित 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषयों का वर्णन है। यानी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 9 आई, फिर 10 आई, और फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन से 11वीं और 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में 12 अनुसूची है संविधान में। मैंने पूर्व कक्षाओं में इस पर डिटेल में चर्चा की है, आप वहां से भी इन्हें देख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है? पहला देखें, अनुच्छेद 243Q के अनुसार नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। आपसे पूछा जाए नगर पालिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो कहा गया है 3 प्रकार की होती हैं। देखें, पहली नगर पालिका कौन सी है? नगर पंचायत कहलाती है। नगर पंचायत के अंतर्गत क्या आता है, कैसे इसका निर्धारण किया गया? यह नगर पालिका की सबसे निचली इकाई है। ठीक है, और क्या कहा गया है? जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों में होती है। यानी गांव से, ग्राम से जब नगर का विकास होता है, तो उस स्थिति की बात है ये। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में जब डेवलपमेंट होता है, तो उस जगह के लिए कहा जा रहा है, और जिसकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 होती है, ये इसका निर्धारण है। यानी जिसे हम कस्बा कह सकते हैं। कस्बा थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नगर पंचायत थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है बोलने में। तो गांव से बड़ा, ऐसे तो बहुत सारे गांव बड़े बड़े हैं, लेकिन जब 10,000 से ज्यादा आबादी हो जाए, 20,000 के बीच में हो जाए, तो वो नगर पंचायत में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है आपका पहला, नगर पालिका का पहला पॉइंट। आइए दूसरे पर विचार करते हैं। ये देखें, नगर पालिका। दूसरा है नगर पालिका। आपने सुना होगा अक्सर नगर पालिका अध्यक्ष है ना। इसका सृजन सामान्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जिसकी जनसंख्या 20,000 से 3 लाख तक होती है। जहां की आबादी कितनी होती है? 20,000 से 3 लाख, वहां नगर पालिका होती है। उसके अपने वार्ड होते हैं, फिर नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह होते हैं, वो आपको जानकारी है, इसे याद रखिएगा। तो 20,000 से 3 लाख के बीच में जो क्षेत्र है वो नगर पालिका है। फिर तीसरा है नगर निगम। नगर निगम, इसमें क्या कहा गया है? इसका सृजन सामान्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है। जैसे प्रयागराज, क्या है ये? एक नगर निगम है, प्रयागराज, ये नगर निगम में आता है। ठीक है, जिसकी जनसंख्या 3 लाख से ऊपर हो, तो वो क्या हो गया? नगर निगम बन गया। यानी हमने क्या क्राइटेरिया देखा कि 10,000 से 20,000 एक क्राइटेरिया, 20,000 से 3 लाख, और 3 लाख से ऊपर, यही देखा। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका, और तीसरा नगर निगम। तो इसको दिमाग में रखेंगे तो कभी कोई अव्यवस्था और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं मेरे भाई, कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं, गौर करिएगा। देखिए, प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को वार्डों में बांटा जाता है, और इसका चुनाव उस क्षेत्र की जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। इसका
निर्धारण राज्य के विधानमंडल पर छोड़ा गया है। राज्य के विधानमंडल इस पर निर्धारित करेंगे, लेकिन जो वार्ड मेंबर हैं इनका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, याद रखना है। तो प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को किसमें बांटा गया है, वार्डों में बांटा गया है। दूसरी बात क्या है, नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगे स्थान, यानी स्थानों के लिए जो वहां के स्थान होंगे उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण होगा। ये तो आप जान ही रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में भी ये व्यवस्था थी, जिला पंचायत में भी ये व्यवस्था थी, हर जगह रिजर्वेशन के लिए बाकायदे प्रॉपर तरीका है कि उस जगह की क्या स्थिति है ध्यान में रखते हुए सामान्य नियम चल रहा है। अब आगे चलते हैं, इसमें देखें सुरक्षित स्थानों की कुल संख्या में 1/3 स्थान अनुसूचित जाति तथा जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो ये बातें आपको पहले भी बताई गई है, 1/3 का हमेशा याद रखना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी स्थान आरक्षित होंगे ताकि उस वर्ग से भी महिलाएं आ सकें। अब जब ऐसे वर्ग से महिलाएं आएंगी तो निश्चित रूप से विकास के लिए जरूर सोचेंगी और विकास दिखेगा भी, ऐसा मानना है हमारे व्यवस्था बनाने वाले व्यक्तियों का। अगले प्रावधान में क्या कहा गया है, यहां देखें, नगर पालिका अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए बनी रहेगी। इससे पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर कराने अनिवार्य है। अगर कार्यकाल 6 माह से अधिक है तो शेष कार्यकाल के लिए नगर पालिका का गठन होगा, और कार्यकाल 6 माह से कम बचा हुआ है तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अगर कार्यकाल 6 माह से अधिक है तो भाई चुनाव कराना पड़ेगा, लेकिन जो रेस्ट टाइम बचा हुआ समय है उतने समय के लिए ही नगर पालिका का गठन होगा। और अगर 6 माह से कम है तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है। तो इस तरीके के सिद्धांत को रखा गया है ताकि अव्यवस्था ना फैले। तो जैसा प्रश्न आएगा वैसे आप देख करके जवाब दे सकते हैं कि अगर 6 माह से अधिक है तो क्या होगा और 6 माह से कम है तो क्या होगा। दूसरी बात क्या कही गई, निर्वाचन प्रक्रिया की देखरेख, निर्देशन एवं नियंत्रण तथा नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। ये बात भी समझना होगी आपको कि राज्य चुनाव आयोग क्या करता है कि जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं और जो नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं यानी स्थानीय निकाय के चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है, जबकि विधायक और सांसदों के चुनाव जो भारत का चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, वो कराता है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग इस इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा। आइए आगे चलते हैं, क्या कहा गया है, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देगा, जिसे राज्यपाल विधानमंडल में रखवाएगा। राज्यपाल, ये क्वेश्चन अगर बने कि नगर पालिकाओं के संदर्भ में वित्त आयोग के गठन की सिफारिश कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कितने वर्ष पर करता है, तो 5 वर्ष पर करता है। और जब वो सिफारिशें जो आती हैं, जो रिपोर्ट आती है, उसे कहाँ रखवाता है, तो राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ऐसे ही आप देखोगे सीएजी के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जब पूरी चीजों का इन्वेस्टिगेशन करता है तो इसे पता लगाता है कि देश का पैसा कहाँ और किस प्रकार खर्च हुआ। सारी चीजों को ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट आती है वो उसे राष्ट्रपति को देते हैं। तो यहाँ वित्त आयोग के संदर्भ में बात की जा रही है, तो वित्त आयोग के संदर्भ में जो भी सिफारिशें, जो भी चीजें आएंगी, उसका उद्देश्य होगा राज्यपाल का कि उसे विधानमंडल में रखाए ताकि जनता को भी पता चल सके। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं मेरे भाई। हाँ, बस यहीं पर है। देखिए यहाँ क्या चीजें बताई गई आपको कि 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके, एक तो 73वां संविधान संशोधन से बनेगा, एक 74वें से बनेगा। देखिए दोनों ही हमारे स्थानीय स्वशासन के महत्वपूर्ण अंग हैं। एक तो आपकी गठन की बात आएगी तो बलवंत राय मेहता से लेकर अशोक मेहता तक आपको याद रखना है। दूसरी स्थिति क्या है कि इसके माध्यम से 1992 में, और दोनों 1992 के हैं, यहां से 11वीं अनुसूची आई है और यहां से 12वीं आई है। ठीक है, दोनों ये शहरी निकाय की तरफ है, यानी शहरी निकाय है ये, और ये ग्रामीण निकाय हैं। लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है, स्थानीय स्वशासन है। ये ध्यान रखने की जरूरत है, स्थानीय स्वशासन है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आता है इस चैप्टर से आपको उसको पढ़ना है, प्रश्न को समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली सही आंसर देना है।
ये ज़्यादातर संभावनाएं ग्राम पंचायत से बनती हैं, पंचायती राज व्यवस्था से बनती हैं, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति से बनती हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है इससे बनती हैं, अनुच्छेद 40 से बनती हैं। तो अगर आपने इन सब बातों को देख लिया तो क्वेश्चन संभवतः आपको इसी से मिल जाएगा, लेकिन अगर कहीं से भी आता है तो आप उसे जरूर कर लेंगे। तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और चीज़ों को तैयार करने के साथ साथ एक माइंड मेकअप भी करिए, किसी तरह का प्रश्न आए तो हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। समय कम है, तैयारी आपकी बहुत चाहिए। एक बार फिर से मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के एप्लीकेशन को जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर ले, क्योंकि पीईटी की परीक्षाओं के बाद भी हम लोग उनके साथ जुड़े रहेंगे, उनके लिए मददगार रहेंगे। तमाम तरीके से, तमाम टेस्ट के माध्यम से, मटेरियल के माध्यम से उनके लिए हमेशा सहयोग में खड़े रहेंगे। अपना ख्याल रखें, सकुशल रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।